हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी के और उसमें हमारा इंडियन पॉलिटी चल रहा है और आज हम करेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस। अंडर आर्टिकल 352 प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है इन केस ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन और थ्रेट देयर ऑफ। अगर कोई और खतरा है, लड़ाई चल रही है, कोई एक्सटर्नल एग्रेशन है, आर्म्ड रेबेलियन है या हमारी कंट्री को और किसी भी तरह का खतरा है तो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है प्रेसिडेंट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट के कहने पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। जब इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है, इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन हो जाती है तो उसके बाद एक रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में जाता है और पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में अगर वो रेजोल्यूशन स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाता है विद इन अ मंथ तो इमरजेंसी कंटिन्यू रहती है, अदरवाइज इमरजेंसी हटा दी जाती है। क्योंकि अगर रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ तो इट मीन्स कि इमरजेंसी की जरूरत नहीं है। अगर पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो इमरजेंसी कंटिन्यू रहती है। तो मतलब कि जब इमरजेंसी लगा दी जाती है तो इमरजेंसी लगाने के बाद विद इन ए मंथ वो रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में पास होना चाहिए। तो विद इन ए मंथ वो रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में पास होने के बाद जब वो पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो उसके बाद 6 महीने तक इमरजेंसी कंटिन्यू रहती है। अगर उसके बाद भी लगानी है तो फिर से दोबारा पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा दोबारा से कंटिन्यू करने के लिए। एक बार के लिए इमरजेंसी 6 महीने तक ही चलती है। 44th अमेंडमेंट के बाद अंडर आर्टिकल 352 जो इमरजेंसी लगाई जाती है वो पूरे के पूरे इंडिया में भी लगाई जा सकती है और इंडिया के किसी एक पार्ट में भी लगाई जा सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक कर दिया है तो जो पाकिस्तान ने अटैक किया है उसका इफेक्ट इंडिया की 5-6 स्टेट्स पर पड़ रहा है, बाकी के इंडिया में उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो उस केस में जो इमरजेंसी होगी वो उन 5-6 स्टेट्स में ही लगाई जाएगी, पूरे के पूरे इंडिया में नहीं लगाई जाएगी। हाँ, इन केस लगता है कि पाकिस्तानी इंडिया के किसी भी पार्ट में आकर बम फोड़ सकते हैं, कुछ भी लड़ाई झगड़े कर सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में जो इमरजेंसी लगेगी वो पूरे के पूरे इंडिया में ही लगेगी, उसमें किसी पार्ट में नहीं लगेगी। तो इमरजेंसी जो है अंडर आर्टिकल 352 पूरे इंडिया में भी लगाई जा सकती है और इंडिया के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में भी लगाई जा सकती है। इमरजेंसी के टाइम पे जो सेंटर है वो स्टेट को डायरेक्शंस देता है रिगार्डिंग द एग्जीक्यूटिव पावर्स। क्योंकि देखो इंडिया का जो सिस्टम है वैसे तो फेडरल है बट इमरजेंसी के टाइम पे जो इंडिया का सिस्टम है वो यूनिटरी हो जाता है, सेंटर अपने हिसाब से काम चलाता है। तो उस टाइम पे जो सेंटर है वो स्टेट को डायरेक्शंस देता है एग्जीक्यूटिव पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए। इमरजेंसी के टाइम पे जो लोकसभा का नॉर्मल टर्म होता है उसको 1 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। सपोज इमरजेंसी चल रही है, लोकसभा का जो 5 साल का टाइम पीरियड था वो खत्म हो गया तो इमरजेंसी के टाइम पे इलेक्शंस नहीं करवाए जाएंगे। तो इमरजेंसी में क्या होगा, लोकसभा का टर्म 1 साल के लिए और बढ़ा दिया जाएगा और जैसे ही इमरजेंसी खत्म हो जाएगी तो विद इन 6 मंथ लोकसभा की इलेक्शंस करवाई जाएंगी। राइट जो लोकसभा का नॉर्मल टर्म है अभी तक एक बार ही एक्सटेंड हुआ है 1976 में। इमरजेंसी के टाइम पे जो सेंटर है, पार्लियामेंट है, वो स्टेट सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकती है। क्योंकि इमरजेंसी चल रही है तो स्टेट उसमें कुछ नहीं कर सकती, उसमें अगर किसी भी स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बनाना है तो वो पार्लियामेंट ही बनाएगी। इमरजेंसी के टाइम पे जो प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस को मॉडिफाई भी कर सकता है, जैसे कि एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जो सेंटर और स्टेट के बीच में फाइनेंशियल रिसोर्सेज की एलोकेशन होती है तो इमरजेंसी के टाइम पे उसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है क्योंकि उस टाइम पे सेंटर को फाइनेंसेस की जरूरत ज्यादा होती है। और ये वाला जो ऑर्डर होता है वो पार्लियामेंट में अप्रूव होता है पहले, फिर उसके बाद ही इसको इफेक्ट में लाया जाता है। और जैसे ही इमरजेंसी खत्म होती है तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की एलोकेशन जो नॉर्मल चल रही थी वैसे ही हो जाती है। तो इमरजेंसी के टाइम पे ही वो चेंजेस होंगी, इमरजेंसी के बाद जो पहले नॉर्मल चल रहा होता है सिस्टम वैसे ही फिर से हो जाता है। अब बात आती है इमरजेंसी का फंडामेंटल राइट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब देखो जो इमरजेंसी होती है ना वो 3 तरह की होती है। एक होती है नेशनल इमरजेंसी, एक होती है स्टेट इमरजेंसी और एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। जो नेशनल इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी में मतलब कि पूरे के पूरे इंडिया में ही कोई खतरा है या इंडिया के किसी
3, 4, 5, 7 स्टेट्स में खतरा है तो उस केस में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है पूरे इंडिया में या इंडिया के किसी एक पार्ट में। स्टेट इमरजेंसी में क्या होता है? स्टेट इमरजेंसी में होता है कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही, स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर चल रहा है, तो उस केस में स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है कि जब हमारे फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा कम हो गए, फाइनेंशियल डेफिसिट चल रहा है, तो उस केस में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। तो अब बात करते हैं इमरजेंसी का फंडामेंटल राइट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अंडर आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 के जितने भी प्रोविजंस है वो सारे के सारे सस्पेंड हो जाएंगे जब आर्टिकल 358 इफेक्ट में आ जाएगा। तो आर्टिकल 19 के इमरजेंसी के टाइम पे सारे के सारे प्रोविजंस खत्म हो जाएंगे। तो आर्टिकल 359 क्या कहता है? आर्टिकल 359 कहता है कि जब 358 के अंडर आपके आर्टिकल 19 के प्रोविजन सस्पेंड हो रहे हैं तो उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ऐसे नहीं है कि आप कोर्ट में चले जाओगे कि नहीं जी मेरा तो राइट टू मूव जो है वो फंडामेंटल राइट है मेरा, तो वो हमें जाने नहीं दे रहे। बट नहीं, अगर आर्टिकल 358 के अंडर आपका आर्टिकल 19 प्रेसिडेंट ने सस्पेंड कर दिया हुआ है तो उस केस में आप आर्टिकल 359 के अंडर कोर्ट में नहीं जा सकते फॉर द इंफ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 20 और 21 इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं होते। तो यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स की इंफ्रिंजमेंट वाला है आर्टिकल 20 और 21 की एक्सेप्शन आ जाती है, ठीक है। अगर आपके 359 के अंदर आपके फंडामेंटल राइट्स इंफ्रिंज हो रहे हैं तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21। अगर आपका आर्टिकल 20 और 21 इंफ्रिंज हो रहा है तो आप इमरजेंसी के टाइम पे भी कोर्ट में अपील कर सकते हो। तो आर्टिकल 20 और 21 कहीं पे भी सस्पेंड नहीं होता। आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो इमरजेंसी चल रही है तो ऐसे नहीं है कि इमरजेंसी के टाइम पे आप ऐसे ही अरेस्ट करे जाओगे, ठीक है। तो 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ। तो इमरजेंसी के टाइम पे भी आपके पास जीने का पूरा पूरा अधिकार है। हाँ, मिलिट्री वाले जो मिलिट्री पर्सोनल्स होते हैं उनकी बात अलग है, ठीक है। वो वाली कुछ एक्सेप्शंस आती है फंडामेंटल राइट्स में जो हमने फंडामेंटल राइट्स में ऑलरेडी करी हुई है। तो आर्टिकल 2021 कभी भी सस्पेंड नहीं होते, इवन के इमरजेंसी के टाइम पे भी वो सस्पेंड नहीं होते। अब जो फर्स्ट टाइम इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी वो हुई थी अंडर आर्टिकल 352। जो फर्स्ट टाइम इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी अक्टूबर 26, 1962 को, जब चाइना ने इंडिया पे अटैक करा था इन व्यू ऑफ चाइनीज अग्रेशन। तो 1962 में जब चाइना ने इंडिया पे अटैक करा था तो आर्टिकल 352 के अंडर इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी। फर्स्ट टाइम इंटरनल डिस्टर्बेंस के केसेस में जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी वो हुई थी 25 जून 1975 को अंडर आर्टिकल 352। अब बात आती है स्टेट इमरजेंसी की। अगर किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर चल रहा है तो उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से वहां पे काम नहीं कर सकती। कोई भी रीजन हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं काम कर रही, स्टेट में बहुत सारे आप क्या राइट्स हो रहे हैं, धरने लग रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा? उस स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लगा दी जाएगी, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा। स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रूल भी बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेलियर के केस में जब स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है तो उस केस में स्टेट लेजिस्लेचर को सस्पेंड कर दिया जाता है और वहां की जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है वो प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाती है, पूरी स्टेट की या स्टेट के एक किसी पार्ट की जहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। अब वहां पे प्रेसिडेंट का रूल चलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रूल भी बोला जाता है। आर्टिकल 352 के अंडर जब इमरजेंसी लगती है तो प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड नहीं कर सकता, ठीक है। ये जो हमने दो पॉइंट्स पढ़े थे, ये ऊपर वाला और नीचे वाला, इसमें बात चल रही थी स्टेट इमरजेंसी की, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल की, कि अगर किसी स्टेट की गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही या किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर चल रहा है तो उस केस में वहां की जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा और वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा। बट आर्टिकल 352 के अंडर जब इमरजेंसी चल रही है तो उस केस में सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड नहीं कर सकता। अगर आर्टिकल 352 के अंडर इमरजेंसी चल रही है तो जो प्रेसिडेंट है वो किस स्टेट के किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है, बट
जब प्रेसिडेंट रूल चल रहा है या स्टेट इमरजेंसी चल रही है तो उस केस में जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लेजिस्लेचर पे लॉ नहीं बना सकता। 352 के अंडर तो पार्लियामेंट जो स्टेट सब्जेक्ट्स है उन पे लॉ बना सकता है, बट 356 क्या कहता है? 356 कहता है स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल। तो 356 के अंडर अगर स्टेट इमरजेंसी चल रही है तो उस केस में पार्लियामेंट स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ नहीं बना सकता। उस टाइम पे जो स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बनाना है तो कौन बनाएगा? या तो स्टेट की लेजिस्लेचर बनाएगी या फिर कोई भी और अथॉरिटी जो प्रेसिडेंट ने स्पेसिफाई करी है वो अथॉरिटी स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है। पार्लियामेंट स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ नहीं बना सकता अंडर आर्टिकल 356। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर की वजह से इमरजेंसी लगाई जाती है वो इमरजेंसी पार्लियामेंट 3 साल तक एक्सटेंड कर सकता है, उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता। तो उसके विद इन 3 ईयर उनको फ्रेश इलेक्शन करवाने ही पड़ेंगे, स्टेट की गवर्नमेंट बनानी ही पड़ेगी। 3 साल से ज़्यादा टाइम तक इमरजेंसी वो स्टेट में नहीं लगा सकते, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।